विधवा जेठानी सुहागन देवरानी। काश हम दोनों भी अपनी जेठानियों की तरह होलिका पूजने के लिए जा पाते। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी सभी त्योहार मनाऊं, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तुम तो जानती हो ना, हमारी जेठानियां हमें होलिका के आसपास भी नहीं जाने देंगी। तभी मेघा और पूजा की दोनों जेठानियां नए नए कपड़े पहनकर अपने दोनों बच्चों को तैयार करके होलिका पूजन के लिए निकल रही होती हैं। चलो पायल, हमें देरी हो रही है। बस दीदी, पूजा की थाली सजा लूं, उसके बाद होलिका पूजने के लिए चलते हैं। वो दोनों जा ही रही होती हैं कि तभी मेघा और पूजा उनके सामने आ जाती हैं। दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो इस 16 सिंगार में। होलिका दहन के लिए क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? तुम दोनों की मनहूसियत इस पूरे घर में छाई हुई है। इतना काफी नहीं है जो हमारे शुभ कार्य में अपनी टांग अड़ाने के लिए आ गई हो? जाओ, अपनी मनहूस शकल लेकर यहाँ से चली जाओ। सरिता और पायल अपने दोनों बच्चों को लेकर होलिका दहन करने चली जाती है, जिसके बाद बेचारी मेघा और पूजा दोनों रसोई में जाकर काम करने लगती हैं। आखिर उनके साथ ऐसा बर्ताव उनकी जेठानियां क्यों कर रही थी? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे मेघा, क्या कर रही हो? इतनी देर से अभी तक तुमने मेरा लंच नहीं बनाया। भैया, आपको पता है ना, आज हमें चीनी लोगों से बात करने के लिए बाहर जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल पता है। तो यह भी पता होगा कि आप आज लंच चीनी लोगों के साथ ही करने वाले हो, तो फिर आपको लंच की क्या जरूरत है? जल्दी चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। अरे हाँ, तुमने सही कहा। चलो चलो चलो, चलते हैं। सौरभ और रोहन दोनों अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद घर पर कैलाश और उमेश रह जाते हैं। कैलाश, उमेश, तुम दोनों ऐसे ही छोटी मोटी कंपनियों में काम करते रहोगे या अपने छोटे भाइयों की तरह बिजनेस शुरू करोगे? अरे माँ, आप ऐसे ही हमें सुनाती रहोगी या फिर कभी चुप भी बैठोगी? अरे मैंने भी अपने आगे के लिए कुछ सोचा है, लेकिन समय आने पर ही करूंगा। ऐसा कहने के बाद वो दोनों भी अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद घर में दोनों देवरानी और जेठानी मिल बांटकर घर के सारे काम कर लेते हैं। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और शाम के वक्त उमेश और कैलाश दोनों अपनी कंपनी से घर लौट आते हैं। अरे बहुओं, इतनी देर हो गई, क्या कर रही हो? देखो, मेरे दोनों बेटे घर आ गए हैं, जल्दी से इनके लिए खाने के लिए ले आओ। चारों बहू मिलकर खाने की टेबल को इस कदर सजा देती हैं कि पेट भरा इंसान भी वहां बैठकर खाना खा ले। अरे वाह, इतना सारा खाना! कोई खुशी की बात है क्या? हाँ जेठ जी, दरअसल रोहन और सौरभ जी जिस मीटिंग के लिए गए थे वो सक्सेसफुल रही और उन्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और इस प्रोजेक्ट के चलते उन्हें कई सारा पैसा भी मिला है। इसलिए आज हमने खुशी के मारे इतने सारे पकवान बनाए हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर हम सभी को मिलकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो अगले दिन सुबह ही आ पाएंगे। सभी खुशी खुशी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से टेलीफोन की घंटी बजती है। आप सभी खाना खाइए, मैं जाकर देखती हूँ कि टेलीफोन पर कौन है। मेघा जैसे ही टेलीफोन उठाती है, टेलीफोन की दूसरी तरफ से एक नर्स कहती है, क्या ये सौरभ और रोहन का घर है? दरअसल मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अब सौरभ और रोहन इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जिस फ्लाइट से वो आ रहे थे वो अचानक क्रैश हो गई है। उनकी बॉडी हमारे हॉस्पिटल में है, कृपया करके बॉडी यहाँ से लेकर जाइए। ये सुनते ही मेघा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए घर के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताती है, जिसके बाद उमेश और कैलाश दोनों अपने भाइयों की बॉडी हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। सभी मिलकर सौरभ और रोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पूजा और मेघा विधवा हो जाती हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही अनर्थ वाली बात हो गई। बताओ, भरी जवानी में हमारे देवर जी हमारी देवरानी को छोड़कर चल दिए। अब इनकी जिंदगी कैसे बीते कि बिना पतियों के? सरिता और पायल दोनों ही अपनी देवरानियों के सामने जली कटी बातें करती हैं, जिसे सुनने के बाद वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। उस दिन के बाद से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। जहां तो पायल और सरिता बड़ी बहन के समान पूजा और मेघा के साथ रहा करती थीं, वहीं आज उन दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती हैं। अरे अरे, ये क्या? देखो जरा, इन बर्तनों को तुमने ही धोया था ना, लेकिन इनके अंदर कितनी गंदगी लगी हुई है। क्या तुम ढंग से बर्तन भी नहीं धो सकती? लेकिन जेठानी जी, मैंने तो बर्तन सही से धोए थे, पता नहीं ये गंदगी कैसे रह गई। मैं जानती हूँ, जब से विधवा हुई हो तुम्हारा सारा ध्यान गैर मर्दों पर ही लगा रहता है। अरे ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है, इसलिए अपना सारा ध्यान घर के काम काज और पूजा पाठ में लगाओ। ऐसा कहने के बाद सरिता वहां से चली जाती है।
जिसके बाद पायल मेघा की क्लास लेने लगती है। अरे इस प्रकार कपड़े कौन धोता है? क्या तुम्हें हाथ से कपड़े धोने भी नहीं आते? अरे जेठानी जी, मैंने हमेशा ही मशीन में कपड़े धोए हैं, हाथ से कपड़े तो मैंने कभी धोए ही नहीं। जब हमारे घर में मशीन है तो आप मुझसे हाथ से कपड़े क्यों धुलवा रहे हो? अच्छा करम जल्दी कल मुही कहेंगी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही अपनी जेठानी से जुबान लड़ाते हुए? चुपचाप इन्हें अच्छे से धो दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद पायल वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी मेघा कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धोती है और उन्हें सुखा देती है। इसी प्रकार रोजाना उन दोनों बेचारी के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार हो रहे थे। कोई भी तीज त्योहार आता तो उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता। जैसे ही होली का त्योहार आता है, उन दोनों की जेठानियां उनसे कहती हैं, देखो आज होली का त्योहार है, इसलिए घर के अंदर ही रहना। बाहर लोग रंग फेंक रहे हैं, तुम्हारी सफेद साड़ी पर जरा भी रंग नहीं लगना चाहिए। तुम जानती हो ना, अगर ऐसा हुआ तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। इतने समय से अत्याचार सहने के बाद मेघा और पूजा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने हक में अपनी जेठानी और सास से कहती हैं, बस अब बहुत हुआ, हम कोई जानवर नहीं हैं जो विधवा होने के बाद आप हमें एक खूंटे से बांधना चाहते हो। अरे माना कि हम विधवा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीने का पूरा रवैया ही बदल जाएगा। ना हम अपनी चाहत को पूरा कर सकते हैं, ना ही रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं, और किसी भी त्योहार में शामिल तक नहीं किया जाता। आज से हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। वैसे कहावत तो सही बनाई है, अरे रोज रोज एक गाय को मारेंगे तो वो एक ना एक दिन अपने सींग तो हिलाती ही है, जो कि आज इन दोनों ने साबित कर दिया। लेकिन इन्हें क्या लगता है कि बेकाबू होने की कोशिश करेंगी ये, और हम इन्हें होने देंगे? ना माँ जी, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। बोला होली के दिन हम इन दोनों को बाहर थोड़ी जाने दे सकते हैं। दोनों ऐसा कहने के बाद पूजा और मेघा के हाथ पकड़ लेती हैं और उनके हाथों को मरोड़ने लगती है। छोड़िए जेठानी जी, हमें छोड़ दीजिए। आखिर हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो आप हम दोनों के साथ ऐसा सलूक कर रही हो? एक विधवा होना इतना बड़ा श्राप क्यों माना जाता है? ये हमारी इच्छा के अनुसार तो नहीं हुआ था। अरे तुम दोनों तो इतने में ही घबरा गई, अभी आगे देखो और क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। पायल और सरिता उन दोनों की एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो दोनों पूजा और मेघा को एक कमरे में बंद कर देती हैं और उसके बाद अपनी सास और अपने बच्चों और अपने पतियों के साथ मिलकर अच्छे से होली का त्योहार मनाती है। तो क्या लगता है आपको, मेघा और पूजा अपनी जेठानियों और सास के अत्याचार सहन करेंगी या फिर अपने लिए कोई कदम उठाएंगी? ये जानने के लिए कहानी के अगले पार्ट को जरूर देखें। काली सास बहू का जादुई पिज्जा दुकान। किंजल और मायावती नाम की काली सास बहू बहुत दुखियारी थी। वो एक झुग्गी झोपड़ी वाले कस्बों में रहती थी। मायावती का पति तो पहले ही बीमारी में चल बसा था। फिर 2 हफ्ते पहले किंजल का पति रमेश भी एक्सीडेंट के कारण चल बसा। घर के बचे कुचे राशन को वो थोड़े ही दिन में समाप्त कर लेती हैं। एक मुट्ठी चावल की उसने पानी डालकर खिचड़ी बनाई थी। ये बनाकर वो अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी खाना खा लीजिए। इस पानी वाली दाल खिचड़ी को तू खाना कहती है? अरे खाना तो वो होता था जब मेरा बेटा रोज अलग अलग तरह की सब्जियां लाया करता था, और अब देखो क्या गरीबी की जिंदगी आ गई है। माँ जी मैं जानती हूँ आप अपने बेटे को बहुत याद कर रही हैं, और अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो था वो भी मैंने मुट्ठी भर दाल चावल की खिचड़ी बना दिया। अगले पल खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कोई काम ढूंढना होगा। ठीक है, तू कोई देख ले काम। सास की बात सुनकर वो कहीं भी काम मांगने जाती है तो उसके काले रंग की वजह से उसे धिक्कार दिया जाता है और कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए खाली हाथ और आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए किंजल घर लौटती है। तभी माया पूछती है, क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू कैसे? माँ जी हमारे काले रंग रूप की वजह से हमें काम भी नहीं मिल सकता। आजकल दुनिया बहुत जालिम हो गई है, शायद हमें अपना ही कोई काम करना होगा। क्यों ना बहू हम पिज्जा बनाने का काम कर लें। तेरे ससुर जी पिज्जा बनाया करते थे, उसकी मशीन घर पर रखी है, पर हम दोनों को तो पिज्जा बनाना आता नहीं है और उसके लिए पैसे भी तो चाहिए।
उसकी टेंशन आप मत लीजिए माँ जी, मेरा एक जानकार है, मैं उससे कुछ पैसों का कर्जा लेकर पिज्जा बनाने का सामान ले आऊंगी। और रही बात बनाने की, तो पिज्जा बनाने का तरीका मैं पिज्जा वाले की दुकान पर छुपकर देख लूंगी, फिर हम बनाएंगे। ठीक है बहू। ये कहकर किंजल उस जानकार से कर्जा लेकर पिज्जा बनाने का सामान ले आती है। साथ ही पिज्जा वाले को देखकर पिज्जा बनाने का तरीका भी जान लेती है। जब घर लौटती है तो सास ने उस पिज्जा मशीन को निकाल लिया था और फिर सास बहू पिज्जा बनाकर अपना पहला पिज्जा माता रानी के मंदिर में रखते हैं। माता रानी, ये हमारी शुरुआत का छोटा सा नमूना है, आप इसे ग्रहण करें और आशीर्वाद दीजिए। कुछ देर बाद वो उस पिज्जा को चखकर कहते हैं, अरे वाह माँ जी, जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा हमारा पिज्जा अच्छा बना है। हाँ बहू, पर ये रबड़ की तरह क्यों खिंच रहा है? माँ जी, वह रबड़ नहीं चीज होता है, इसी को तो सब आजकल खाते हैं। तभी दोनों सास बहू और पिज्जा तैयार कर ठेले पर लगाकर बेचने लगती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म चीज वाला पिज्जा ले जाइए। आइए आइए, मात्र 30 रुपए का पिज्जा खा लीजिए। अरे चलना, पिज्जा खाते हैं, सिर्फ 30 रुपए का है। अरे नहीं, इतना सस्ता पिज्जा? पता नहीं कैसे बनाया होगा। इन काले लोगों से मुझे नहीं लेना, इनसे कोई पिज्जा मुझे नहीं लेना। मैं तो बड़ी दुकान से ही जाकर खाऊंगा। ठीक है, तू मत खाना, अब मैं ही खा लूंगा, अब चले। तभी राहुल उन काली सास बहू से पिज्जा खाकर कहता है, अरे वाह, आप दोनों ने तो बहुत अच्छा पिज्जा बनाया है। लगा ही नहीं कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा चीज वाला पिज्जा मिलेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हें हमारा पिज्जा पसंद आया। फिर राहुल उसे पैसे देकर चला जाता है। उस दिन कुछ खास कमाई नहीं होती तो घर आकर शाम को किंजल कहती है, माँ जी, हमारा पिज्जा तो पसंद आया पर लेने कोई नहीं आया, अब क्या करेंगे? बहू चिंता मत कर, हम रोज बेचेंगे तो सब आया करेंगे। अभी नया नया है ना, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। फिर 3 दिन में उनकी पिज्जा की दुकान चलने लग जाती है, पर अचानक उनका पिज्जा बनाने वाला ओवन खराब हो जाता है। पिज्जा न बनने के कारण दोनों रोने लगती हैं, पर हिम्मत न हारने पर वो कुकर में पिज्जा तैयार करने की कोशिश करती हैं। पिज्जा तो बन जाता है, पर उसमें बहुत समय और गैस लगती है और पिज्जा बनाते बनाते सास बहू दोनों के हाथ जल जाते हैं। तभी पिज्जा निकालते वक्त कुकर किंजल के हाथ पर फिर लग जाता है, जिससे वो कहती है, लगता है हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, हमें यहीं भूखा मरना पड़ेगा। ऐसा कर, तू इसे ठंडे पानी में हाथ भिगो ले, आराम पड़ेगा। माता रानी हम पर दया करो, लोगों को हमारे पिज्जा पसंद आ गए, पर अब हमारा पिज्जा बनाने वाला खराब हो गया, हम कैसे पिज्जा बनाएंगे? लगता है माँ जी हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहू के रोते ही वहां माता रानी एक तेज रोशनी में प्रकट होती हैं और कहती हैं, पुत्री रो मत, मैं तुम्हारी मुश्किलों का अभी हल कर देती हूँ। तुम सास बहू बहुत नेक दिल की हो और तुम्हारी दृढ़ निश्चय देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों को इतनी परेशानी हुई पिज्जा बनाने में और तुम्हारे हाथ भी जल गए, इसलिए मैं तुम्हें पिज्जा बनाने वाली जादुई मशीन दे रही हूँ। इसमें बस तुम एक साथ पिज्जा का सामान डाल देना, वह खुद ब खुद बनकर आ जाएगा। माता रानी, आपके दर्शन और वरदान से तो हम कोटि कोटि धन्य हो गए। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्रिया। माता रानी अपने वरदान के स्वरूप उन्हें पिज्जा मशीन एक चमकती हुई रोशनी में देकर चली जाती है, जिसके बाद सास बहू उस मशीन में पिज्जा बनाने का सारा सामान डाल देती हैं और देखते ही देखते सारे पिज्जा फटाफट बनकर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर सास कहती है, माता रानी के आशीर्वाद से कमाल हो गया, हमारी सारी मुश्किलें खत्म। इससे तो झटपट पिज्जा बनकर आ रहा है, चलो इन्हें बेचने चलते हैं। हाँ माँ जी। तभी दोनों सास बहू पिज्जा बेचने बाजार चले जाते हैं। उनके खूबसूरत पिज्जा को देखकर सभी लोग खींचे चले आते हैं। तभी एक टकला आदमी आकर कहता है, अरे सुनिए, जरा मुझे एक रेगुलर वाला पिज्जा दे दीजिए। ये लीजिए अंकल, आपका पिज्जा। पिज्जा का एक बाइट खाते ही आदमी के सिर पर घने सुंदर काले से बाल आ जाते हैं। बालों का एहसास होने पर वो अपने सिर पर हाथ रखकर खुशी से कहता है, अरे वाह, ये क्या हो गया?
अचानक से मेरी टकली चांद पर ये खूबसूरत बाल कैसे आ गए? अरे धन्यवाद आपका, आपका पिज्जा खाते ही मेरा तो उद्धार हो गया। आपका पिज्जा तो बहुत अच्छा है, दीजिए, ये लीजिए, पैसे लीजिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तभी काली सास बहू को कुछ समझ नहीं आया और वो आदमी खुश होकर पिज्जा खाकर चला गया। तभी कुछ और लोग भी आते हैं। एक अपाहिज लड़की उस पिज्जा को खाती है तो जादू से उसका पैर ठीक हो जाता है। एक काला लड़का सास बहू से पिज्जा लेकर खाता है तो वो भी उन्हीं के सामने गोरा हो जाता है। ये देखकर सास बहू फिर आश्चर्यचकित होती है और कहती हैं, लगता है बहू, माता रानी इसी दूसरे जादू के बारे में बात कर रही थी। हमारा पिज्जा खाकर कितने लोग यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं, उनकी परेशानियाँ दूर हो गई। हम भी इस पिज्जा को खाकर देखते हैं। हाँ माँ जी। तभी सास बहू अपना बनाया हुआ पिज्जा खाती हैं, जिसे खाकर वो दोनों भी गोरी चिट्टी हो जाती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, जरा आप खुद को देखिए, कितनी दूध की तरह गोरी चिट्टी हो गई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे बहू, तू भी रसगुल्ले की तरह गोरी हो गई है। लगता है माता रानी ने हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। पिज्जा बेचने से हम अपने पैरों पर भी खड़े हो गए और कोई हमारे रंग रूप का मजाक भी नहीं उड़ाएगा। हाँ माँ जी। तभी एक एक करके उनके सारे पिज्जा खत्म हो जाते हैं। वो दोबारा उस जादुई पिज्जा मशीन की सहायता से पिज्जा बेचने लगती हैं। देखते ही देखते उनका पिज्जा मशहूर हो जाता है और दोनों सास बहू अमीर हो जाती हैं, जिनसे अब उनके पास एक बड़ा बंगला था जहां 2 नौकर चाकर भी थे और पिज्जा का बड़ा रेस्टोरेंट खोला था। वहां दूर दूर से लोग उनका तरह तरह का पिज्जा खाने आया करते थे। अरे वाह आंटी, आपने बहुत अच्छा बनाया है। आप तो वही है ना जो पहले ठेले पर पिज्जा बनाती थी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। दोनों ने बहुत अच्छे से मेहनत की जो आज इस कदर सफल हो गए हो। हाँ, किसी चीज को शिद्दत से करो तो पूरी कायनात उसे हमारा बनाने की साजिश करती है। वही हमारे साथ हुआ है। बहुत अच्छी बात है आंटी। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे यहाँ पर जॉब दे सकती हैं? दरअसल मैं बहुत टाइम से जॉब की तलाश में हूँ। हाँ हाँ, अगर इन सब चीज का हिसाब लगाने में या पिज्जा बेचने में मदद कर सकते हो तो आ जाओ। जी आंटी, मैं ये काम जरूर करूंगा। इस तरह सास बहू उस लड़के को अपने पिज्जा बनाने के रेस्टोरेंट में काम दे देती है, जिसके बाद वो बहुत मेहनत करता है और सास बहू यूं ही तरक्की करती हैं और उनका जादू पिज्जा खाकर लोग ठीक हो जाते हैं।